Hello everyone. My name is Pravesh and welcome to PK Pado. And I'm the curator of this series called NCRT Distilled. And the current topic that we have in hand is the Mauryan Empire. That was what we were discussing since the past 3 lectures. और ये हमारा लेक्चर 19 होगा इस सीरीज का एंड द मौर्यन एम्पायर का फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक होगा ये यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है मौर्यन एम्पायर का वो और हाउ इवेंचुअली द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड, तो उसके हम रीजंस डिस्कस करेंगे। सॉरी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम मौर्यन एम्पायर की बात करें स्पेसिफिकली कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो उसके राजा थे, जैसे द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर इन मगध रीजन। फर्स्ट वी डिस्कस दैट, देन चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज सन बिंदुसार, एंड आफ्टर दैट द रूल ऑफ अशोका द ग्रेट। हमने उनके बारे में डिस्कस की, उनकी पॉलिसीज कैसी थी और कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, कलिंग वॉर, ये सब बातें, और धम्म जो पॉलिसी थी उनकी उसके बारे में बात करी हमने। एंड उसके बाद जो हमने अगला टॉपिक किया था उसमें हमने 4 मेन पॉइंट्स डिस्कस करे थे अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी बेसिकली मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। दैट वाज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट फर्स्ट, देन इट्स इकोनॉमी, then the society in that particular period of time, and the religion that the Mauryans used to follow. And as we know, they Chandragupta Maurya was associated with Jainism, Bindusar was associated with Ajivika sect, and very well known as that Ashoka was associated with Buddhism. And now we are going to discuss the art and architecture. तो क्या है, जो पहले के दो राजा है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार, दे डिडंट फोकस मच ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर से, पर हमें जो एग्जांपल मिलते हैं, जो कि एक कुम्हराहार में एक 80 पिलर्ड हॉल है, इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट बट वाज डेकोरेटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर हिज असेंशन टू द थ्रोन बाय डिफीटिंग नंदा। तो एक वो है एग्जांपल। और 12 केव्स के बारे में हमें मालूम पड़ता है, जो कि बिंदुसार ने बनवाई थी आजीविका मॉन्क्स के लिए। ऑलराइट, तो ये दो बेसिक चीजें हमें पता चलती है। जो मेजर चंक है आर्ट का और आर्किटेक्चर का, जिसमें स्तूपास आते हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर्स, ऑलराइट, फिर कुछ स्कल्पचर्स, जैसे जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ वो। और भी हम बात करेंगे अगर कि आपके जैसे स्तूप आर्किटेक्चर है, विहारास बने बहुत सारे। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो मेजर चंक है ये आता है आपका अशोका के टाइम में। अशोका was the patron of all these major art and architecture. हम ऑलरेडी जो है इंस्क्रिप्शंस कर चुके थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, सम स्पेशल एडिक्ट्स, ओके, रिलेटेड टू बुद्धा। फिर मैंने वहाँ भी बोला था कि जो पिलर वाली है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंस्क्रिप्शन रॉक और केव्स में जो मिले वो हमने वहाँ डिस्कस कर लिए थे अशोका जब हम पढ़ रहे थे तब। तो यहाँ पे हम वो पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो बस हम स्टार्ट करते हैं। बट to get these notes, which I deliberately make as a distillation of all the NCRTs from 6th to 12th, is available on my Telegram, that is @PKPado. Please download it from there. आपको बहुत 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 फायदा होने वाला है इस लेक्चर सीरीज से और इन नोट्स से। या फिर आप वही होगा ज़्यादा पैसे देके आप ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, एक चीज़ ये है। या अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो वहाँ पे आपको पता ही है हालत क्या है ऑनलाइन क्लासेस की। और एसोसिएशन ये होगा आपका कि आप क्लास का एक पैक लेंगे, एडमिशन लेंगे एक कोचिंग में, जहाँ पे आप एक हेफ्टी अमाउंट देंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। 3 स्टार टीचर्स पढ़ाएंगे, बाकी सब आपको आपके भरोसे पे छोड़ दिया जाएगा, आपको खुद ही पढ़ना है। और जो मेन प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटीज कोई नहीं पढ़ाता, जबकि ये ही आपका 60 to 70% जो मेन कंपोनेंट है एग्जाम का वो ये है। ये आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन करना इसलिए ज़रूरी है।
टीचर्स छोड़ देते हैं कि हो सकता है उन्हें ये लगता है कि आप सब आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, मेजरली बच्चे जो हैं जो कि तैयारी करते हैं यूपीएससी की। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप कैसे पढ़ के आ सकते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप एमबीबीएस करके आए हैं, तो आप ये कैसे पढ़ के आ सकते हैं जब आप एक कोचिंग करने आ रहे हैं। तो इसलिए ये लेक्चर सीरीज बनाई गई है। मैं आपको एज एज अ पर्सन हु इज टीचिंग फ्रॉम द व्यू ऑफ यूपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको इस सेंस में पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहे। इसके बाद आप चाहे कोई भी कोचिंग कर सकते हैं। आई रियली रियली डोंट माइंड, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आई रियली डोंट माइंड अबाउट दैट एज वेल। आप कुछ भी करें, लेकिन ये पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आप अगली जो चीज़ पढ़ेंगे, जो आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे या आप डायरेक्ट किसी कोचिंग में जाते हैं, तो आपको चीज़ें ग्रास्प होंगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं। इसका और कोई भी एक्स्ट्रा रीज़न नहीं है। मेरे मेरे को तो नहीं पता है कि इसका और कोई अलग रीज़न है। मैं पर्सनली सिर्फ वो देना चाहता हूँ आपको जो मुझे नहीं मिला मेरे पढ़ाई में। और मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, इस बात का, सिस्टम से, ठीक है, कि उसने मुझे उस तरीके से मेरे पैसे देने के बाद भी, जब मैं उस सिस्टम में पैसे डाल चुका हूँ, मैं कोचिंग कर चुका हूँ, मैं उस जगह पे रह चुका हूँ जिसे हब बोला जाता है यूपीएससी कोचिंग का। ओआरएन में था मैं कई बहुत समय तक। वहाँ पे भी मुझे ये बात किसी ने कभी क्लियर नहीं करी कि आपका जो फाउंडेशन है वो इस तरह से रेडी होना चाहिए। और जब तक मुझे ये बात रियलाइज़ हुई, तब तक बहुत बड़ी बहुत सारा चंक ऑफ टाइम निकल चुका था, मेरे काफ़ी अटेम्प्ट्स भी जा चुके थे। तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई, किस तरीके से नोट्स बनने चाहिए, किस तरीके से आपको नोट्स को अरेंज करना चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप फेलियर हो, जैसे आज ही रिजल्ट आया है आपका 2026 प्रीलिम्स का, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिनका हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर से नई शुरुआत मत करिए। जहाँ पे आपने तैयारी छोड़ी है वहीं से फिर से पिकअप करिए उसको, कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद। ऑलराइट, कोई सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा है, ये आप माइंड करके रखिए हमेशा। आपने कुछ भी गलत नहीं पढ़ा है। अगर कोई कोचिंग भी पढ़ा रही है तो भी आपको गलत नहीं पढ़ा रही है वो। हो सकता है वो इनएक्सपीरियंस्ड हो वहाँ पे पढ़ाने वाले, हो सकता है उन्हें ये आइडिया ना हो कि क्या पढ़ाना चाहिए और पढ़ाने का तरीका ना आता हो, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया है। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या पढ़ते हो खुद, वो डिपेंड करता है, ना कि आपको कोई पढ़ा क्या रहा है वो डिपेंड करता है। कठोर सत्य है, लेकिन यही सत्य है। और जो आपकी पढ़ाई है वो होती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बिल्डिंग फेज। फाउंडेशन फेज आपको कोई दे देगा, बिल्डिंग जो है वो आपको खुद बनानी है। आप उसके ऊपर इमारत जो बनाते हो वो अपनी प्रैक्टिस से बनाते हो। कितने क्वेश्चंस आपने लगाए एमसीक्यू के प्रीलिम्स निकालने के लिए, और कितने आंसर लिखे हैं आपने डेली बेसिस पे लग के, बिना मन होते हुए भी, रोज। At the end of my preparation, I used to write about 8 questions daily. 3 questions from my optional and 5 questions from the GS. इतने क्वेश्चन आप मार्जिन लेके चलिए। 15 पॉइंटर्स आपको लगाने हैं 4 और 10 पॉइंटर्स आपको लगाने हैं 4। तो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके रोज आपको लिखने हैं बैठ के किसी भी हालत में, और हर वीकेंड पे एक ऐसे, हर सैटरडे या हर संडे को। तब जाके आपका वो जो है एडवांस वर्क वो कंप्लीट होगा, आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होगा। एमसीक्यूज हर दूसरे दिन में 50 एमसीक्यू लगाने हैं। ये लिख के रखिए, फाउंडेशन बना, ये लेके चलेंगे तब जाके आपका कहीं भी जाके पेपर क्लियर होने की संभावना है। होगा नहीं बोलूंगा मैं, संभावना है। देयर इज अ चांस दैट यू कुड क्लियर, अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो। ऑलराइट, तो अगर इतना डरना काफ़ी है तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा जो क्लास है वो। तो ये हमारा लेक्चर 19 है इस सीरीज का, व्हाट वी हैव मेंशन्ड अर्लियर, जो कि आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चरल असेसमेंट होगा। और डिक्लाइन की भी हम कुछ बात करेंगे कि इतना बड़ा एम्पायर आखिर अशोका के बाद तुरंत इतनी जल्दी खत्म कैसे होने लगा। ऑल्दो काफ़ी राजा आए उसके बाद, लेकिन नहीं टिक पाया एम्पायर। और इन द एंड बृहदत्त जब राजा बने उसके बाद उनका असैसिनेशन हो जाता है शुंगा के द्वारा, एंड एक नई
डायनेस्टी और छोटे छोटे अलग डायनेस्टीज इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, ये हमारा वही मैप है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पे भी रख दिया, अगर इफ इन केस नेसेसरी अगर लगेगा कुछ मार्क करना तो आई कैन डू दैट। ठीक है, तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे। द मौर्यन पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लार्ज स्केल यूज ऑफ स्टोन एंड वुड इन आर्किटेक्चर। स्टोन और वुड का काफी इस्तेमाल होने लगा आर्किटेक्चर के कामों में। जैसे हम स्टोन की बात करते हैं तो जो पिलर्स बने, इंस्क्रिप्शंस बने, ये सारी चीजें। वुड का हम कहाँ बोलेंगे, जो उसका पैलेस था, वहां पे जो पैलेसेस बने थे वो वुड के थे, क्योंकि अब हमें उनके प्रूफ नहीं मिलते। अगर वो स्टोन के बने होते तो हमें प्रूफ मिल जाते, लेकिन हमें कुछ ऐसे पिलर्ड स्ट्रक्चर्स मिले जो पुराना वुड है पर वो फॉसिलाइज, लगभग लगभग फॉसिलाइज हो गया, या उसके कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं कि मालूम पड़ता है कि हाँ लकड़ी का बना हुआ था ये पिलर्स वगैरह जो इसके थे, तो वहां से हमें ये मालूम पड़ता है। और ये स्टोन वगैरह तो हम देखते ही हैं, जो इसके पिलर्स वगैरह है या स्तूपास है, इनमें हमें मालूम पड़ता है। फर्स्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री टू पैट्रोनाइज मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर ऑन अ ग्रैंड स्केल, especially in the time of Ashoka. Modern art shows influence of indigenous Indian traditions, Achaemenid Persian art and Hellenistic Greek elements. ये सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं इनका मिक्सचर था मौर्यन आर्ट। पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स थे। मेगास्थनीज ने बताया, जो उसकी बुक है इंडिका, उसमें कि 64 गेट्स हुआ करते थे, बहुत बड़ी सिटी थी। 570 वॉच टावर्स थे इसके। वाइड डिफेंसिव मोट अराउंड द सिटी। मोट का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज करिए ये आपकी एक सिटी है पूरी की पूरी, ठीक है, मैं आपको एक वर्ड ये वाला व्यू बता रहा हूँ, वर्टिकल व्यू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं, यानी बर्ड्स आई व्यू नहीं बोल रहे हैं हम सामने से बोल रहे हैं। अगर ये एक यहाँ पे मैं खड़े होकर देख रहा हूँ तो आपको पता होगा ये एक ऐसा एरिया होता था जिसमें पानी भरा रहता था, और मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे या सांप छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई अंदर क्रॉस ना कर सके। ये होता है मोट, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो इसका एक वाइड डिफेंसिव मोट हुआ करता था। मोट सर्व्ड एज डिफेंस फॉर डिफेंसिव पर्पस एंड ड्रेनेज एंड सीवेज डिस्पोजल, इस काम में ही यूज होता था मोट का। पैलेसेस, जो पैलेस का हमें एविडेंस मिलता है थोड़ा सा, वो है पाटलिपुत्र में एक पैलेस हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, द पैलेस इन पाटलिपुत्र वर कंपेरेबल टू दोज इन द पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर में बहुत वाइड स्केल पे अच्छे पैलेसेस मिले हैं स्टोन के। डेरियस 3 का जैसा पैलेस था, जहाँ पे अलेक्जेंडर ने ग्रैंड एंट्री ली थी उसे हराने के बाद, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेबीलोन जो था, बेबीलोन अब तो खत्म हो गया पूरी तरीके से, बट बेबीलोन वाज अ वंडर। बेबीलोन का जो फोर्ट था, इट वाज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ओल्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है बेबीलोन का फोर्ट। मेनली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वुड, ये इशू था सबसे बड़ा, इसलिए वो आज के टाइम पे हमें नहीं दिखते, क्योंकि वो लकड़ी के बने थे और वो टाइम के साथ खत्म हो गए। इट डेमोन्स्ट्रेटेड एडवांस प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग। कुमराहार एक्सकेवेशन, ये राजगीर के पास है एक जगह, ठीक है, बिहार में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। एक्सकेवेशन एट कुमराहार रिवील्ड रिमेन्स ऑफ अ 80 पिलर्ड हॉल। तो 80 पिलर्ड हॉल, अगर इतना बड़ा पिलर, इतने सारे पिलर्स का एक हॉल है, तो ऑब्वियसली वो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होगा, इसलिए उसे पैलेस कहा जाता है। इंडिकेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ अ मैसिव असेंबली हॉल और पैलेस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, मॉडर्न पिलर्स की बात कर लेते हैं अब। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न पिलर्स, जैसे, क्योंकि जैसे जो हमारे जो दो इंपॉर्टेंट एम्बलम है, ओके, एक हमारा जो है एम्बलम ऑफ इंडिया, जो हमारे पासपोर्ट पे बना रहता है और सिक्कों पे बना रहता है और हर जगह बना रहता है, द लायन कैपिटल। द लायन कैपिटल इज फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ एक पिलर कैपिटल, एक पिलर था सारनाथ में, उसके ऊपर लायन कैपिटल बना हुआ था, उसी को हम लेकर आए, ठीक है, इन इट्स फॉर्म टिल इट्स एबेकस। एक एबेकस होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एबेकस, वहां तक का जो हिस्सा है वो हम यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा एलिमेंट है, एक हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसमें जो बीच में व्हाइट स्ट्राइप के ऊपर एक नीले रंग का चक्र है, उसे धर्म चक्र कहा जाता है। वो धर्म चक्र भी हमें सारनाथ से ही मिला है। तो ये सारनाथ का जो हमारा लॉ एंड कैपिटल है, पिलर है जो, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस मोनोलिथिक थे ऑफ सैंडस्टोन, यूजुअली पॉलिश्ड टू अ मिरर लाइक फिनिश, रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न स्टोन क्राफ्ट्समैनशिप। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पिलर के? एक शाफ्ट होता है, ये मोनोलिथिक पॉलिश पिलर था। फिर कैपिटल आपका, एनिमल फिगर एट द टॉप,
फिर एबेकस होता है। एबेकस होता है सर्कुलर प्लेटफॉर्म बिलो द कैपिटल, जिसके ऊपर जो आपका जानवर का जो भी कैपिटल बना है आपने वो रख सकते हो, आप माउंट कर सकते हो, और एक बेस होता है फिक्स टू द ग्राउंड। अभी हम एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, ये है वैशाली में, वैशाली लायन कैपिटल कहते हैं इसको। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका शाफ्ट हो गया, ठीक है, ये आपका ये एनिमल है, ठीक है, इसे, ये आपका एनिमल हो गया, इसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका एबाकस हो गया, और यहाँ पे आपका एक बेस रहता था ऐसा, और इसके ऊपर एक खड़ा रहता था, तो ये हो गया आपका बेस। ये आपका कंपोनेंट है पूरे, एक जो आपका पिलर रहेगा मॉरिन पिलर, उसके ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एनिमल कैपिटल किस तरीके के थे? लायन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स। अभी हमने लायन का देख ही लिया, वैशाली हो गया आपका, सारनाथ, सांची, तो ये जगहों पे लायन कैपिटल है। फिर बुल को कैपिटल एक ही जगह मिलता है, रामपुरवा में। और भी होंगे लेकिन शायद खत्म होगा टाइम के साथ, लेकिन रामपुरवा का अभी भी है बुल कैपिटल। फिर एलिफेंट मिला है, एक जगह है संकिस्सा करके, संकिस्सा, यहाँ पे एलिफेंट कैपिटल मिला है। हॉर्स कैपिटल भी लगभग लगभग विलुप्त हो चुका है, ये नेपाल में आपको लुम्बिनी में मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कैपिटल्स मिले हैं। लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, फाउंड एट सारनाथ, 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। जैसे वैशाली में सिंगल लायन कैपिटल है, हमारे सारनाथ में जो हमारा एम्बलम है उसमें 4 शेर है, वो बैक टू बैक खड़े हैं, तो चारों तरफ एक एक शेर का चेहरा और उसके जो आगे के 2 पंजे हैं वो दिखाई देते हैं। नेशनल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? Adopted as the national emblem of India and it features 4 lions, धर्म चक्र, बुल एंड हॉर्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका सारनाथ का लॉयन कैपिटल। तो ये 4 शेर है एक साथ खड़े हैं जो, ठीक है। यहाँ पे ये बुल है, यहाँ पे हॉर्स है, ये धर्म चक्र है आपका, और ये इसका एबकस है, ठीक है। इसी फॉर्म में मिला था, टूटा हुआ ऐसा मिला था फॉर्म में, तो उसको इस तरह से ही प्रिजर्व करके रखा गया है। जो पिलर था वहां से ये गिर गया था। डिस्टिंक्टली इंडियन फीचर्स ऑफ मौर्यन पिलर्स क्या थे? जो टिपिकली इंडियन फीचर्स है, हम ये कंपैरिजन भी करेंगे कि ईरानियन, जैसे हमने बात करी कि आर्किमिडियन जो आपका पिलर्स थे, यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि आर्किमिडियन पर्शियन आर्ट, तो बेसिकली ये पिलर आर्ट था जो यूज किया गया था, पर इससे थोड़ा सा अलग है इंडियन पिलर आर्ट, ये जो मौर्यन पिलर आर्ट है और आर्किमिडियन पिलर आर्ट से थोड़ा सा अलग है। तो किस तरीके से अलग है, डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है बिल्कुल जो सेपरेट करते हैं दोनों को? तो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। Ashokan pillars were carved from a single block of sandstone, but Iranian pillars were assembled from multiple pieces. ईरान में वो अलग अलग पीसेस जोड़ के एक पिलर बनाया जाता था, तो वहां पे वो पिलर बनता था जो आपका एक्मेनियन या पर्शियन पिलर था। बट जो अशोकन पिलर थे वो एक सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन था जिसे क्लीन मिरर पॉलिश की जाती थी। पब्लिक कम्युनिकेशन, मॉडर्न पिलर्स कैरीड रॉयल एडिक्ट्स, दे एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट। अभी हम नीचे देखते हैं तोपोरा का, तोपोरा का जो पिलर है उसमें किस तरीके से ये वाली बातें बताई जाती हैं, ठीक है। धम्म प्रोपोगेशन, यूनिक फीचर इज एब्सेंट इन पर्शियन पिलर्स, उसमें कुछ एडिक्ट्स वगैरह कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं रहता था, अशोकन पिलर्स में रहते थे। और पिलर्स किस लिए यूज होते थे अशोकन पिलर्स? मॉरल वैल्यूज प्रमोट करने के लिए, रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इस काम के लिए अशोका यानी मौर्यंस अपने पिलर्स यूज करते थे। Freestanding monument. Mauryan pillars stood independently in a public place. Persian pillars usually formed a part of palace architecture. इनको कहीं भी एक प्रेजेंट एक पब्लिक प्लेस पे इरेक्ट कर दिया जाता था ताकि लोग पढ़ सकें, जो मैंने कहा आपको उनके चारों तरफ एडिक्ट वो थे या इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे ताकि लोग पढ़ सके हुए हैं, ठीक है। लेकिन पर्शियन वाले जो पिलर्स थे दे वर मेजरली पार्ट ऑफ अ पैलेस आर्किटेक्चर। एक पैलेस होगा उसके बीच में एक पिलर लगा दिया जाएगा,
प्रूव करने के लिए कि जैसे एक साइन होता है रॉयल्टी का पिलर होना, तो वो प्रूव करने के लिए वहां लगाया जाता था। अब जैसे हम बात कर ले, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये है, ये तोपोरा का है। तोपोरा दिल्ली के पास है, तोपोरा पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसे। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ऊपर जो है ये ब्राह्मी है सारी, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ये ब्राह्मी में है, और यहाँ पे देवनागरी भी लिखी हुई है। देवनागरी नगरी लिखी हुई है, नगरी का ही प्रेडेसेसर है, सॉरी नगरी का ही सक्सेसर है देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हम आज प्रेजेंट फॉर्म में जो हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, आज प्रेजेंट फॉर्म में जो हिंदी लिखते हैं हम, ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म जो है नगरी देवनागरी, ये नगरी का ही सक्सेसर है। तो ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है कि यहाँ पे ऊपर आपको ब्रह्मी मिल जाएगी और नीचे आपको नगरी मिल जाएगी, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये पिलर इंस्क्रिप्शंस का। अब हम बात करेंगे स्तूपा आर्किटेक्चर की। स्तूपास बनवाए थे अशोका ने, बहुत सारे, बहुत फॉर्म्स में बनवाए थे, और बड़े बनवाए, छोटे बनवाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनमें से, आपने सांची देखा ही होगा, जो हमारा 200 रुपए का नोट है उसके ऊपर सांची बना हुआ है, ऑलराइट। तो सांची का हम सब ने देखा हुआ है। बिगनिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट के फॉर्म में, यादगार जो होता है मॉन्यूमेंट, उसके फॉर्म में एक विशालकाय स्ट्रक्चर बनाया गया, उसे ही हम ये स्तूपा कहते हैं। मॉडर्न पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास। अशोका प्लेड अ क्रूशियल रोल, ठीक है, पूरे एम्पायर में हर जगह बनवाया उसने। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, आफ्टर द एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, अशोका ओपनड earlier stupas containing the relics of Buddha and redistributed the relics across his empire. जो बिहार और राजगीर, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और बोध गया, यहाँ पे पहले से ही जो बुद्ध धर्म को मानने वाले और बुद्ध को फॉलो करने वाले जो लोग थे, उन्होंने ऑलरेडी स्तूपास बना रखे थे, ठीक है। वहां पे मैंने जैसे कहा था, स्तूपा होता है माउंड, माउंड ऑफ द डेड। इसके नीचे रेलिक्स रखे जाते थे बुद्धा और उनके डिसाइपल्स के। रेलिक्स यानी किस तरीके से, अस्थियां जैसे, ठीक है, बाल, दांत, हड्डियां, कपड़े, ठीक है, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग जो वो यूज करते थे, रेलिक्स बोलते हैं हम इन्हें। रेलिक्स एंड रूइंस दो चीजें होती हैं, तो ये रेलिक्स होता है। तो रेलिक्स रखे थे वहां पे, उनको खुलवाया गया, वो स्तूपास को, उस रीजन के, जो मगध एम्पायर, मगध रीजन या कोसाला में जो प्रेजेंट होंगे उनको खुलवाया गया, वज्जी में जो प्रेजेंट होंगे, खुलवा के उनको, उनके अंदर से रेलिक्स निकाले गए, और उनको पूरे जो जितने एरिया में अशोका का राज्य था वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा गया, जहां डिस्ट्रीब्यूट करा गया वहां पे एक स्तूपा बनाया गया और उसमें वो चीज रखी गई। जैसे हम कहते हैं जो सांची में है, उसमें बुद्ध के टीथ है और हेयर्स है कुछ, ठीक है, बुद्ध के दो दांत हैं उसमें और थोड़े से बाल हैं, सांची में जो बड़ा स्तूप है आपका वहां पे। तो ये बोला जाता है, तो रेलिक्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके उनके ऊपर स्तूपा बनाया गया। ये वाला जो क्वेश्चन है कि स्तूपा को माउंट कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन हैज केम ऑलरेडी इन यूपीएससी, ऑलराइट। Tradition states that Ashoka constructed 84,000 stupas through, though this number is symbolic rather than historical. प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस और कुछ किताबें कहती है कि 84,000 स्तूपास बनाए थे। अभी हमारे पास कुछ ही बचे हैं जिनका हम नाम पढ़ेंगे आगे। अब स्तूपा होता क्या है? स्तूपा इज अ हेमिस्फेरिकल माउंड इरेक्टेड ओवर सेक्रेड रेलिक्स। जैसे मैंने कहा, बुद्ध के जो दांत हो गए, बाल हो गए, दे आर सेक्रेड फॉर बुद्धिस्ट, ठीक है, स्पेशली फॉर महायानास। जो महायाना बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो बुद्ध को भगवान समझते हैं, तो उनके जो अवशेष हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा कीमती और वर्शिपेबल हो जाती हैं, तो इसलिए वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट सर्व एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, पिलग्रिमेज एंड कमेमोरेशन। लोगों के मिलने की जगह, कुछ सीखने की जगह और पूजा करने की जगह बन जाता है स्तूपा इसलिए। अर्ली स्तूपास वर जनरली बिल्ट यूजिंग ब्रिक्स व्हाइल स्टोन एम्बेलिशमेंट्स वर एडेड लेटर। पहले ईंटों का बनाया जाता था, बर्न ब्रिक्स का, और उसके बाद उसके ऊपर जब वो सेट हो जाए उसके बाद उसके ऊपर पत्थर से कवर कर दिया जाता था ताकि खराब ना हो नीचे का कुछ भी। प्लास्टर्ड भी होते थे कभी कभी, जैसे सांची का जो स्तूपा है वो प्लास्टर्ड है अच्छे से, बहुत अच्छा दिखता है, हम उसको भी देखेंगे अभी नीचे, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट्स क्या थे स्तूपा के? अंडा, हेमिस्फेरिकल डोम कंटेनिंग द रिलिक्स, ऐसा शेप होता है,
इस तरीके का, उसके अंदर रिलिक रखे हुए होते हैं। हर्मिका, स्क्वायर रेलिंग अबव द डोम। छत्र, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर सिंबलाइजिंग सोवरेनिटी एंड प्रोटेक्शन। मेधी, सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन। वेदिका, रेलिंग सराउंडिंग द स्तूपा। एंड तोरण, गेटवे एडेड एक्सटेंसिवली इन लेटर पीरियड्स। अब हम देख लेते हैं कैसे होते हैं ये। ठीक है, तो ये सांची का स्तूप है। ठीक है, सांची स्तूपा का जो ग्रेटर स्तूपा है वो ये है। अब हम इसमें मार्क करते हैं, कैसे करेंगे मार्क। तो ये अंडा है आपका, ठीक है, ये हर्मिका है आपकी। ये जो बड़े बड़े ये है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, ये आपके तोरण है। ये आपका जो सर्कम्बुलेशन पाथ है, जिसे हम प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ये होता है वेदिका। ये जो आपको बाहर का पार्ट होता है जो इसे सपोर्ट करता है, ये होता है मेधी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये पूरा का पूरा डिजाइन दिख जाएगा। छत्र, हर्मिका, अंडा, ठीक है। उसके बाद आपका ये लोअर सर्कम्बुलेशन पाथ, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वेदिका हो गया आपका, ये वेदिका हो गया, ठीक है, जहाँ पे गोल घूमा जा सकता है वो हो गया। फिर आपका ऊपर चढ़ने का रास्ता जो है आपके, ये सब रहता है, ये इसको मेधी कहते हैं। ठीक है, ये वो आपके तोरण हो गए। यही वाली बात हमने यहाँ पे डिस्कस करी, मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेजर मौर्यन स्तूपास, जो कुछ मेजर मौर्यन स्तूपास जो कुछ जहाँ मिले हैं, उनका ये जगह है वो सारी। पहले ग्रेट स्तूपा सांची, जिसको अभी हमने देखा, वही वाला है ये, मध्य प्रदेश में है ये, सांची में। ओके, सांची जो है ओरिजिनली बिल्ड बाय अशोका, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्तूपा। अशोका की जो पत्नी थी देवी, ठीक है, कुमारा देवी कहते हैं जिन्हें, तो कुमारा देवी ये पहली पत्नी थी अशोका की, देवी कहते हैं, ठीक है इन्हें। शी वॉज द डॉटर ऑफ नगर सेठ ऑफ विदिशा। विदिशा में ही पड़ता है आपका सांची, ठीक है। तो इसलिए ये इन्होंने इनके लिए कंस्ट्रक्ट कराया गया था सांची में, जो आपका ये स्तूपा है, सांची स्तूपा इनके लिए कंस्ट्रक्ट कराया गया था। उसके बाद आ जाता है आपका भरवत स्तूपा, यही मध्य प्रदेश में है। इनिशियली फाउंडेड इन मौर्यन पीरियड, इन लार्ज बाय शुंगास। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जो आपका सांची स्तूपा में जो तोरण की बात करते हैं हम, ये जो तोरण बने थे, ये बड़े बड़े तोरण बने हैं जो, इनका डेवलपमेंट एक्चुअली कहा जाता है ऐसे कि पुष्यमित्र शुंग ने कराया। ऑल्दो ही परसिक्यूटेड, ऑल्दो ही परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट फॉर बीइंग बुद्धिस्ट, वो ब्राह्मण रिलीजन से थे पुष्यमित्र शुंग। तो उन्होंने बुद्धिज्म का बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया था कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो मैंने एक कहानी बताई थी कि जिसके माथे पे तिलक नहीं है उसकी गर्दन काट के लाई जाए वगैरह वाली बात, तो उस तरीके से वो ट्रीट करते थे बुद्धिस्ट को। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने इसका जो है ये तोरण बनवाए थे। सातवाहंस ने भी ये वाले जो तोरण है इनको रिपेयर करवाया था बाद में, ठीक है। फिर धर्मराजी का स्तूपा, ये तक्षशिला पाकिस्तान में है, आज भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी अशोका ने बनवाया था। केसरिया स्तूपा, ये बिहार में है, इसे भी अशोक ने बनवाया था। बुद्ध गया स्तूपा कॉम्प्लेक्स, बिहार, ओके। एसोसिएटेड बुद्ध सीक्रेट ज्योग्राफी, क्यों, क्योंकि बोध गया में भगवान बुद्ध का इनलाइटनमेंट हुआ था, ओके। अमरावती, अर्ली फेज, आंध्र प्रदेश में है। अर्ली ओरिजिन ट्रेस टू पोस्ट मॉडर्न ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न बुद्धिज्म। ये ऑल्दो बना बाद में है, ठीक है, ये मौर्यास ने नहीं बनवाया, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस था मॉडर्न आर्किटेक्चर का वो बहुत ज्यादा था। और उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में ये अमरावती में जो स्तूपा है वो डेवलप हुए। अमरावती आपका आज के टाइम में आंध्रा की कैपिटल है, ठीक है। सांची स्तूपा की थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, कमीशन बाय अशोका इन 3rd century BC, ओरिजिनली ब्रिक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर बुद्धिस्ट रिलिक्स। पहले ईंटों का था, बर्न ब्रिक्स का, पकी हुई ईंटों का। उसके बाद उसके ऊपर जो पत्थर से वो पूरा गोल अच्छे से बनाया गया।
लेटर इनलार्ज्ड एंड डेकोरेटेड ड्यूरिंग शुंग पीरियड। वो तोरण की बात करी मैंने, ठीक है। ये सब जो है ये शुंग पीरियड के टाइम पे डेवलप हुआ सब कुछ। एंड अशोकन पिलर वाज आल्सो इरेक्टेड नियर द स्तूपा। एक अशोकन पिलर खड़ा किया गया था वहां पे, और वहां पे भी जो 4 लायन कैपिटल जैसे सारनाथ में मिली, वही लायन कैपिटल वहां पे था, और उसकी सर के ऊपर बीच में एक धर्म चक्र भी था। लेकिन वो जब मिला सांची में तो वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, डैमेज था वो, तो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे पाते, अदरवाइज वो था बहुत ही अच्छा। ये था वो, ये सांची में मिला है आपको, ठीक है। और इसके ऊपर एक इस तरीके से चक्र बना हुआ था यहाँ पे। अगर आप इसकी कोई इमेज देखें गूगल पे, आप डाल के देखिए गूगल इमेजेस पे सांची लायन कैपिटल, तो आपको दिखेगा उसमें कि एक पुरानी फोटो है, उसमें यहाँ से ऐसे निकला हुआ दिख रहा है कि इसके सर के ऊपर ऐसे चक्र बना होगा, धर्म चक्र। जो धर्म चक्र यहाँ पे ये नीचे बना हुआ है, वही धर्म चक्र यहाँ पे सर पे था, और बड़े साइज का था। तो ये पूरा का पूरा जब जिस हालत में मिला तो ये टूटा हुआ था। सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन स्तूपा, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉन्यूमेंटल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया, ओके, became center of pilgrimage and religious activity, helped spread Buddhism across Indian subcontinent। अब एक लिविंग मॉन्यूमेंट दिखता है तो लोग इंस्पिरेशन गेन करते हैं उससे। एक जैसे मॉन्यूमेंट दिख गया, कुछ ऐसी चीज जो हमने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, एक ऐसे लेवल पे जो शायद पॉसिबल नहीं है इस जन्म में कंप्लीट कर पाना, या अपने रिसोर्सेज हमारे हाथ में उससे कंप्लीट कर पाना, तो आदमी इंस्पायर होता है उस चीज से, तो उसमें मदद करी इसने। सर्व्ड एज द रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्ट सेंट्स। दांत और बाल और किताबें, ये बात करी मैंने, कपड़े, तो इनके रेलिक्स जो थे वो इंपॉर्टेंट होते थे, तो वो यहाँ पे दिखे हमें। इन्फ्लुएंस लेटर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अक्रॉस साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये भी चीजें ये दिखाते हैं कि यहाँ से जैसे जैसे और लोग गए दूसरी जगह जाके देख कर आए, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट हो चुका है, बुद्धिज्म इस तरीके से वहाँ टीच हो रहा है, तो लोग वहाँ पे जाके इंस्पायर हुए। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ द मॉडर्न स्तूपा एस्टैब्लिश्ड देयर इन्फ्लुएंस, और बेसिकली जो स्तूपास थे उन्होंने किस तरीके से एक वे दिखाया कि किस जब भी कोई स्तूपास की बात करे तो किस तरह से वो मौर्यन एम्पायर की बात करे, और उसका जो जस्टिफिकेशन है दे कि बुद्धिज्म इतना इवॉल्व क्यों हुआ था मौर्यन एम्पायर के टाइम में, हम ये बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगला जो हमारा है पार्ट, ये है रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर में हम 12 केव्स हमने पढ़ा था, ओके, जो कि बिहार में है। उसी से हम रिलेटेड बात पढ़ेंगे कि 12 केव्स जो है ये ऑल्दो बनवाई बिंदुसार ने थी, पर अशोका ने इन्हें डेडिकेट किया था आजीविका को उसको। ऑल्दो अशोका यूज्ड टू फॉलो द अर्लियर द वैदिक रिलीजन एंड लेटर ऑन ही स्टार्टेड फॉलोइंग द बुद्धिस्ट रिलीजन, लेकिन तब भी उन्होंने आजीविका को ये वाली जो केव्स थी ये डोनेट कर दी थी क्योंकि स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए बनी थी। तो मॉडर्न क्राफ्ट्समैन जो थे दे स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। यहाँ से रॉक कट केव्स जो है वो इंडिया बनना चालू होती है। जो प्री हिस्टोरिक टाइम पे हम पढ़ते थे वो एक्चुअली वो नेचुरल रॉक्स थी। उस टाइम इतनी कोई टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि हम एक पत्थर को खोद के या एक पहाड़ को खोद के पूरा ड्रिल करके अंदर एक केव बना सके। ये जो टेक्नोलॉजी है ये मौर्यंस ने स्टार्ट करी थी कि हम एक बड़ा जो पत्थर है, जैसे जो 12 केव्स की बात करते हैं, इट इज अ वेरी बिग ग्रेनाइट स्टोन जो वहां पे है, तो उसके अंदर खोद के आपने होल बनाया अंदर, वहां पे एक जगह बनाई। ओरिजिनली मेड फॉर एसेटिक्स एंड मंक्स, इन लोगों के लिए बनाई गई थी। ये भी जो बनाई गई थी आजीविका के लिए, ये भी इसलिए बनाई गई थी ताकि बारिश में वो जो मॉन्क्स है वो वहां रह सके। 12 केव्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। फीचर्स क्या है इसके? हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर्स, मिरर लाइक मॉरियन पॉलिश एंड कटआउट ऑफ सॉलिड ग्रेनाइट। एक सॉलिड ग्रेनाइट के पत्थर में होल करके ये पूरा का पूरा जो मॉन्यूमेंट है बनाया गया। ये जो केव्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे, सुदामा केव्स, लोमस ऋषि केव्स, कर्ण चौपार केव्स और विश्वकर्मा केव्स, ये पार्ट है आपके 12 केव्स का ही, ठीक है। और भी केव्स हैं। नागार्जुनी एक नागार्जुनी केव ग्रुप है, उसमें भी 3 केव्स आती हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो आपके 12 केव्स था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके जो 4 मेन जो केव्स है वो बता दिए इस 12 केव ग्रुप के। ये एक्चुअली 12 केव अगर आएगा तो एक ग्रुप है वो, उस ग्रुप में ये 4 केव्स हैं।
बिल्डिंग मटेरियल्स क्या यूज होते थे, तो बेक्ड ब्रिक्स यूज होना शुरू हो गई थी। इफ यू विल रिमेंबर कि हड़प्पन्स के पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले जो था, तो मड ब्रिक्स यूज होती थी। चैल्कोलिथिक मेगालिथिक पीरियड में उस टाइम पे जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो मड ब्रिक्स यूज होना शुरू हुई थी, या थ्रेस्ड रूफ्स वगैरह ये सब यूज होता था। उसके बाद फिर आई बर्न ब्रिक्स। बर्न ब्रिक्स यानी यही बेक्ड ब्रिक्स यूज होना शुरू हुई हड़प्पन्स के टाइम में, जो 5000 साल पहले है। 5000 साल पहले ये बेक्ड ब्रिक्स यूज होने चालू हुई। और ये ब्रिक्स जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जब एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सकेवेशन करने के लिए जाने जा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स है उनके पास वो ब्रिक्स मिली। वो लोग इतनी मजबूत ब्रिक्स थी कि वो 5000 साल रुकी, रह पाई, यानी एग्जिस्ट करी उन ब्रिक्स ने, और उसके बाद भी वो यूज में आ रही थी वहाँ के लोकल्स के। उसके 2500 साल के बाद ये वाला जो है हमारा एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर की कहानी है, और इंडियस वैली सिविलाइजेशन के 2500 साल के बाद। ये 2500 सालों में जो टेक्नोलॉजी थी बर्न ब्रिक्स की, वो लॉस्ट हो गई थी, और फिर से यहाँ पे वो इमर्ज होती है। पूरा वैदिक काल वगैरह खत्म होने के बाद फिर यहाँ पे वो 2500 साल के बाद इमर्ज होती है बेक ब्रिक्स की कहानी। तो इन्होंने यूज किया बेक ब्रिक्स को। और जैसे मैंने कि पहले बताया, जब हम स्तूपा की बात कर रहे थे, कि स्तूपा पहले ब्रिक्स से बना, उसके बाद उसको और अच्छा दिखाने बनाने के लिए, और स्ट्रांग बनाने के लिए स्टोन की कवरिंग की गई उसके ऊपर। फाउंड मेनली इन बिहार एंड यूपी। इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी देन मड ब्रिक्स एंड इनकरेज्ड अर्बन ग्रोथ। तो चीजें जो है वो अब ब्रिक्स की बनने लगी थी, बर्न ब्रिक्स की। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के कुछ एग्जांपल दिखते हैं हमें, जैसे वाटर चैनल्स एंड डैम्स। ठीक है, हमने सुदर्शन लेक की बात करी थी, पानी स्टोर करने के लिए वो बनाया गया था। एक्सकवेशन रिवील एक्सटेंसिव यूज ऑफ वुडन लॉग्स। वुडन लॉग्स का यूज करके पानी को डाइवर्ट किया गया, ताकि वो एज अ वाटर चैनल ट्रैवलिंग के लिए, या तो फिर सामान इधर से उधर ले जाने के लिए भी यूज करी जा सके, और इरिगेशन के लिए यूज करी जा सके। यूज फॉर वाटर चैनल्स, डैम्स, फ्लड कंट्रोल, और एज अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर। जैसे हमने मोट की बात करी थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने मोट की बात करी थी, ये होते हैं मोट। ओके, मोट की बात करी थी, वो बनाने के लिए भी वाटर को जो है डाइवर्ट करना पड़ता था, तो उसके लिए भी ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के एक एग्जांपल दिखाई देता है। इरिगेशन, स्टेट एक्टिवली प्रमोटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज सुदर्शन लेक, वी हैव डिस्कस्ड दिस। ठीक है, रिंग वेल्स फर्स्ट बिकेम कॉमन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। जो कुएं हैं आपके, रिंग वेल्स हैं, वो भी जो सबसे ज्यादा इमरजेंस में आए उस टाइम आए लोकली। और फिर स्ट्रक्चर्स कुछ तरीके के बने, जैसे टेराकोटा रिंग्स जो थी। अगर एक आपने रिंग ये बनाया है ताकि आजू बाजू की मिट्टी कोलैप्स ना करे रिंग के अंदर, तो टेराकोटा की रिंग्स बनाई जाती थी, ताकि वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। यूजेस क्या थे इनके, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, वेस्ट डिस्पोजल, ये सब काम थे। पॉटरी मिलती है हमें, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉटरी टेक्नोलॉजी। और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस कि हम आज भी यूज करते हैं। जो हम आज यूज करते हैं जिस तरीके की पॉटरी, वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ही है एक तरीके से। जो चिकना मिट्टी का घड़ा रहता है, ठीक है, दही जमाने के लिए आप जो यूज करते हैं, आपने देखा होगा, आपके घर पे होगा वो। Finest pottery of the Mauryan period, made of clay, highly polished black glossy surface, luxurious tableware for urban elites associated with urbanization, trade and economic prosperity, and linked with second urbanization. Second urbanization, as we know, it was the Mahajanpat period, उस टाइम की बात है, यानी वहां से एसोसिएटेड है ये वाली पोटरी। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं हमें बांग्लादेश से। ठीक है, तो एक है महास्थान, महास्थान। तो महास्थान में आपको ये वाली जो है पोटरी NBWP ये मिलती है। ठीक है, और इसके ऊपर मौर्यन ब्रह्मी स्क्रिप्ट में कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक है जगह शिशुपालगढ़, ये भी आपका बांग्लादेश में ही है। एंड यहाँ पे भी हमें एविडेंस मिलते हैं NBWP के, जो कि डेट बैक अप्रोक्सीमेटली 3 सेंचुरीज BC। और इसमें फाइंडिंग्स क्या मिली है, ये NBPW मिला है, आयरन टूल्स मिले हैं कुछ, और कुछ पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं मौर्यन से। ठीक है, ये इंडिकेट क्या करता है, अर्बन सेटलमेंट अंडर मौर्यन इन्फ्लुएंस, ये इंडिकेट करता है। आयरन टेक्नोलॉजी मिली है कुछ तरीके की। आयरन टूल्स एंड वेपन्स फाउंड इन आंध्रा, कर्नाटका एंड उड़ीसा। इम्पैक्ट क्या था इसका, जैसे फॉरेस्ट को साफ करने के लिए यूज किया जाता था आयरन के टूल्स, एक्सेस हो गई आपकी। फिर एग्रीकल्चर एक्सपांशन के लिए प्लोज, सिकल्स, सेटलमेंट एक्सपांशन के लिए। ठीक है, फिर आपके प्लो हो गए, जो हम फावड़ा बोलते हैं जैसे वो,
तो ये सब चीजें जो है इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं हम इस आर्ट एंड क्राफ्ट की जो है। तो एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग कंडीशन सच एज राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स सच एज चेदी किंगडम। जो चेदी किंगडम है उस तरीके के किंगडम इमर्ज होना शुरू हुए थे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने इतनी मदद करी कि भाई और भी लोग जो है वो प्रॉस्पर हो सके। और जब डिक्लाइन हुआ मौर्यंस का, तो कुछ रीजनल पावर्स थी, रीजनल ग्रुप्स थे जो कि पावरफुल, इतने पावरफुल इनफ थे कि वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी कंट्रोल कर सके। और तब वहां से इमरजेंस होता है और छोटे स्टेट्स का, जिस तरीके से सतवाहन के बाद आपके बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, युदेहास, अबिहारास, ठीक है, अर्जुनयास। तो हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और छोटे छोटे जो ट्राइब ग्रुप्स हैं वो प्रॉस्परस हुए इन टेक्नोलॉजीज की मदद से। और उसके बाद जाके डेवलपमेंट वो करते हैं, अपने खुद का एक किंगडम बनाते हैं और रूल करते हैं। अब एक हमें मौर्यन स्कल्पचर मिलता है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। ये है हम स्कल्पचर को बोलते हैं दीदारगंज यक्षी। ओके, इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज चौरी बेरर यक्षी। चौरी क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर पुराने आपने ये सीरियल्स वगैरह देखे हैं, अगर आपने, जिसमें पुराना टाइम दिखाया जाता है, मेडिवल या एंशिएंट टाइम, तो जैसे झूला है या राज दरबार है कहीं पे, ठीक है, राजा बैठा है सिंहासन पे ऐसे, उसके पीछे दो लोग खड़े हैं, ठीक है, वो दो लोगों का काम क्या होता है? हवा करना, पंखा, ठीक है, इस तरीके से हवा करते हैं, उसको चौरी कहते हैं। ठीक है, तो चौरी बेरर यक्षी, हम एक नीचे एग्जाम्पल देखेंगे उसका। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉरियन स्कल्पचर्स, फेमस फॉर एक्सक्विजिट मॉरियन पॉलिश, जो सैंडस्टोन को पूरा पॉलिश करके मिरर पॉलिश कर देता, बिल्कुल चिकना कर देते थे वो। एलिगेंट क्राफ्ट्समैनशिप, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, टोटली रियल दिखता है, यानी एकदम रियल ह्यूमन फिगर लाइक आप उनने बनाई है उस तरीके से। कंसिडर वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ एंशिएंट आर्ट। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ये मथुरा स्कूल से ही डेवलप्ड हुआ है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, उसी का एक पार्ट है दीदारगंज यक्षी, ये सुल्तानपुर में मिली है, यूपी। ऑलराइट, ये है आपका दीदारगंज यक्षी, ये इनके हाथ में आप देखेंगे ये चौरी है, ठीक है, ये आपके दीदारगंज यक्षी का इमेज है। इनका हमने ये डिस्कशन कर लिया है, डिस्कशन इसका वैशाली लॉ एंड कैपिटल का, आप समझ ही गए होंगे कि 4 कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है। ये बाकी के आपके जो नॉन लॉ एंड कैपिटल, जो नॉन कैपिटल्स है अशोका के, वो है यहाँ पे। तो वैशाली वाला जो हमने ऊपर डिस्कस किया, वो इस तरीके का एक सिंगल शेर है वैशाली। ये एक एलिफेंट था, अब ये नहीं रहा, यानी उसका जो आगे का पार्ट है वो खराब हो चुका है। ये एक कैपिटल मिला है संकिसा में, ठीक है। फिर एक है रामपूर्व बुल, ये एक जेबू, जो हमने जेबू की बात करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो जेबू बुल है, ये सिंगल वन हेम्ड बुल। तो रामपूर्व जेबू बुल, ठीक है, ये अब राष्ट्रपति भवन में है दिल्ली में, वहां रखा गया है इसको। फिर आपको एक लौरिया नंदनगढ़, ये आपका नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे भी सिंगल लायन कैपिटल है। ऑल राइट, फिर रामपूर्व में, ये जहाँ पे ये बुल मिला है वहीं पे एक रामपूर्व में ये लॉयन मिला है। फिर सांची में हमने बात कर ली थी, 4 लायंस वंस पॉसिबल क्राउंड बाय अ व्हील फ्रॉम सांची, इनके ऊपर एक ऐसे धर्मचक्र, एक व्हील वगैरह होगा, उस तरीके का ये लायन मिला है सांची में। और सबसे अच्छा जो हमें स्पेसिमेन मिलता है वो है आपका सारनाथ लॉयन, ये लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, ये सारनाथ में मिला है हमें, ठीक है, सारनाथ यूपी में। तो ये वो लॉयन कैपिटल है। फिर हमने इसे तोपारा पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करी थी, हमें 2 भाषाओं में मिलता है, ऊपर ब्रह्मी लिखी है, नीचे नगरी लिखी है। जो मैं केव की बात कर रहा था, 12 केव, तो 12 केव ग्रुप में ये एक लोमस ऋषि केव है, इसका ये आप एंट्रेंस देखिए। ये पूरी ग्रेनाइट की रॉक है, इसको पूरा तराश के ये बनाया गया है, और इसके अंदर जाके और भी अच्छे से पॉलिश करके जगह बनाई गई है जहाँ पे मॉन्क्स रह सके। ये हमने स्तूपास का डिस्कशन भी कर लिया था। ऑलराइट, तो ये मैंने कुछ आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करी। अब हम डिस्कशन करेंगे डिक्लाइन का। मौर्य का जो एम्पायर है वो खत्म किस तरीके से होता है। बृहद्रथ की कहानी पता है, पुष्यमित्र शुंग उनके जो मिनिस्टर थे, ही असैसिनेटेड बृहद्रथ, और फिर वहां से डिक्लाइन खत्म, यानी डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर। एंड देन जो आपका शुंग एम्पायर वो स्टार्ट होता है। लेकिन अशोका के बाद ऐसा क्या हुआ कि बृहद्रथ तक जो 4-5 राजा आए वो कंट्रोल नहीं कर पाए एम्पायर को, और इतना अनसर्टिनिटी बढ़ गई वहां पे, और फाइनली जो है एम्पायर पूरी तरीके से, जो मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा अपने पीक पे था, वो खत्म हो जाता है। तो उसके हम कुछ कारण पढ़ेंगे।
I'm so sorry. डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ये एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं था कि सिर्फ डेथ हो गई राजा की और इस वजह से खत्म हो गया। इसके बहुत सारे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल फैक्टर्स, काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे इसमें। ठीक है, तो पहला हम जैसा नोटिस करेंगे इसमें कि वीक एंड इनकेपेबल सक्सेसर्स आफ्टर अशोका। अशोका के बाद जो सक्सेसर्स आए, इनके हाथ में जो इतना बड़ा राज्य चला गया, जो लगभग पैन इंडिया था, प्लस प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी था, इतना बड़ा एम्पायर, तो वो लोग हैंडल ही नहीं कर पाए उस एम्पायर को। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC, सेवरल वीक रूलर्स सक्सीडेड हिम, एंड दीज सक्सेसर लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये सब चीजें लैक करते थे, और तो लोगों ने इनकी बात भी नहीं मानी। छोटे छोटे रीजनल पावर्स, जो मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के दम पे डेवलप होने लगे, अमीर हो गए कुछ लोग, ठीक है, जिनके पास जमीन थी वो कुछ लोग अमीर हो गए, एंड दे स्टार्टेड पुलिंग अप द पॉलिटिकल पीपल टुवर्ड्स देमसेल्व्स, एंड और धीरे धीरे दे डेवलप्ड इनटू अ किंगडम इन देमसेल्व्स। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इसका? सेंट्रल कंट्रोल वीकेंड। अब जो इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे आपके, इतने दूर दूर जो प्रोविंसेस, जैसे मान लीजिए आप तक्षशिला वाला पार्ट हो गया, तो ये टिक ही नहीं पाए ना यार, वहां पे आके जो थे आपके इंडो ग्रीक्स ने आके कब्जा कर लिया। जो सदर्न पार्ट था वहां पे जो सत्यपुत्र की बात कही थी, उन्होंने कब्जा कर लिया। दे स्टार्टेड डेवलपिंग द सतवाहन किंगडम देयर। ऑलराइट, तो सेंट्रल कंट्रोल वीकेंड, प्रोविंशियल गवर्नर्स बिकेम इंक्रीजिंगली ऑटोनॉमस। जैसे हमने बात की तक्षशिला में, हमने बात करी, वहां पे ऑटोनॉमस हो गए लोग, और फिर उसके बाद जब वहां पे लड़ाई वगैरह हुई होगी तो इंडो ग्रीक्स ने कैप्चर कर लिया पूरा का पूरा। देन शाकास केम, देन पहलवास, एंड आफ्टर दैट कुशान्स। तो इस तरीके से यहाँ की पॉलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई। अब जो मगध एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था, वो सिमट के छोटा रह गया था शुंगास और कानवास के टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन शुरू हुआ अशोका के बाद। अब वो एम्पायर उतना बड़ा स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाया। टेरिटरी अंडर डायरेक्ट मौर्यन कंट्रोल ग्रेजुअली श्रैंक। तो अब ये जो एरियाज है, ये धीरे धीरे अपने अपना इंडिपेंडेंस लेने लग गए। सतवाहंस ने इधर घेर लिया, इंडो ग्रीक्स ने यहाँ ले लिया, ओके, कामरूप अलग इंडिपेंडेंट हो गया, कलिंग फिर से आजाद होने की कोशिश करने लगा, चेदी एम्पायर आ गया वहां पे, आंध्राज आ गए, इश्कवाकूज आ गए, इस तरीके से चेंजेस आए। फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ओके, फॉरेन पावर्स बिगिन अटैकिंग, जैसे ग्रीक्स, बैक्ट्रियन रूलर्स, सक्सेसर ऑफ एक्मेनाइड एंड हेलेनिस्टिक ट्रेडिशंस, ओके। तो ईरान से और ग्रीस से आपके अटैक्स वैसे शुरू हो गए। हमने यवन और यूकास की बात करी थी, वहां से अटैक्स वैसे शुरू हो गए। प्लस इस बार तो अब सेंट्रल इंडिया से भी लोग, सेंट्रल एशिया से भी लोग आ रहे थे। जैसे हम बात करते हैं, आप बात करेंगे जैसे कुशान्स की। कुशन्स वर फ्रॉम अ यूची ट्राइब दैट वाज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम चाइना। तो उन लोगों ने भी अटैक आके करना शुरू किया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इस चीज के? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन सेपरेटेड फ्रॉम मौर्यन कंट्रोल। उस तरफ का जो गांधार वाला इलाका है और पाकिस्तान वाला इलाका है, इनको ये लोग सेपरेट होने लगे। इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट किंग्स, छोटे छोटे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो जिनके सेंटर में एक बड़ा शहर वगैरह हुआ करता था, दे स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम द किंगडम। एंड वीकनिंग ऑफ इंपीरियल यूनिटी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए जो बाद में राजा है, वो उस तरीके से, जिस तरीके से अशोक ने कंट्रोल किया था या बिंदुसार ने किया था, उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए हम इन राजाओं की ज्यादा बात नहीं करते। मौर्यन में हम मोस्टली ऊपर के जो तीन राजा हैं आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका, एंड सब बाद में जाके थोड़ा बहुत दशरथ समवट, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी उनकी, और उसके बाद सबसे आखिरी में जाके बृहद्रथ, क्योंकि उनकी डेथ होती है और वहां से एम्पायर खत्म होता है, इसलिए हम उनकी बात करते हैं। राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन किंग। ठीक है, बृहद्रथ जो थे, तो एंड ऑफ मौर्यन रूल कहां से हुआ? असैसिनेशन हो जाता है बृहद्रथ का 185 BC में। अब अशोका की डेथ कब हुई आप देखेंगे, 232 BC, ओके, और बृहद्रथ कब असैसिनेट हो जाता है? 185 BC में। अशोका के जाने के बाद, अशोका जिनने 41 ईयर्स रूल किया अशोका का, ठीक है, उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो 50 साल तक भी नहीं चल सका पूरी तरीके से। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से डिक्लाइन आता है जब आता है। तो जिस इंसान ने 40 साल राज किया और उसके पहले के जो लोग हैं उन लोगों ने 40 लगभग 50 साल राज किया, 100 साल का ये राज्य सिर्फ 50 आने वाले आगे के 50 सालों में खत्म हो जाता है। एंड दिस एस्टैब्लिश्ड द शुंग डायनेस्टी आफ्टर बृहद्रथ डाइड,
इम्पैक्ट क्या था इसका? मौर्यन रूल खत्म हो गया और शुंगा स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जो अवंती तक का और उज्जैन तक का रीजन था, वो वाला पार्ट जो है मोस्टली अब जो बचा था बृहद्रथ के बाद, अब जो एरिया इनके हाथ में जो पॉजिटिव कंट्रोल था वो था मगध का। उसके बाद अयोध्या वाला रीजन, कौसाला का जो पार्ट था महाजनपद में, वो वाला रीजन मथुरा तक। एंड नीचे जो है आपका मालवा रीजन हो गया आपका, जिसमें उज्जैन अवंती उसका कैपिटल हुआ करता था। तो अब बस इतना रीजन हाथ में रह गया था, बाकी पूरा का पूरा जो था वो फ्रेगमेंटेशन हो चुका था बाकी के पूरे इतने बड़े रीजन का। इकोनॉमिक डिक्लाइन ये आने लगी थी। एक लास्ट स्टैंडिंग आर्मी थी जिसको मेंटेन करना आसान था। जैसे जैसे एरिया श्रिंक होता गया आपका, अब एरिया श्रिंक होता गया तो आपके पास रेवेन्यू आना बंद हो गया। अब जब रेवेन्यू आना बंद हो गया, हमने ये बात डिस्कस करी थी इकोनॉमिक, जब हम इकोनॉमिक फीचर्स पढ़ रहे थे मौर्यन एम्पायर के, कैश में पेमेंट किया जाता था सबको। तो जब वो आना बंद हो गया तो ना हम सरप्लस मार्केट में बेच पाए, ना हम उससे कैश ले पाए, और ना हम वो कैश अब डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अपनी आर्मी में। आर्मी मेंटेन्स रिक्वायर्ड इनॉर्मस एक्सपेंडिचर, डिक्लाइनिंग ट्रेजरी, हेवी मिलिट्री स्पेंडिंग स्ट्रेन्ड द स्टेट फाइनेंसेस। ठीक है, जो स्पेंडिंग करी गई वॉरफेयर में या अपने जो रीजन से प्रोटेक्ट करने में, उसमें पूरी की पूरी ट्रेजरी खत्म हो गई। रिलीजियस डोनेशन दिए जाते थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। आगे वाले जो राजा थे वो बुद्धिज्म ही फॉलो किया उन लोगों ने, और उन लोगों ने भरपूर आपका पैसा लुटाया, मोनेस्ट्रीज को दान दिया, कुछ जमीन दान दे दी। तो उस वजह से भी आपका रेवेन्यू कम हो गया। दिस फर्दर रिड्यूस द स्टेट रिसोर्सेज। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ इसके? फाइनेंशियल वीकनेस ऑफ द एम्पायर एंड रिड्यूस एबिलिटी टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। एज यूजुअल, एज ऑब्वियस होना ही था ये। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने को, तो आपका कोई साथ क्यों देगा? स्टेट का काम है पैसा खर्च करना ताकि वो सर्विसेज ले सके लोगों से। अब वो उनके पास रेवेन्यू नहीं था उस तरीके का कि वो पैसा खर्च कर सकते थे, तो इसलिए ये सब चीजें कमजोर पड़ने लगी। रिएक्शन ऑफ ब्राह्मण्स। अब क्योंकि बुद्धिज्म वाज अ स्टेट रिलीजन, ओके, और बहुत टाइम तक कंट्रोल कर लिया था बुद्धिज्म ने इंडिया को अंडर द मौर्यंस। तो जो ऑलरेडी वैदिक जो पीपल हुआ प्रेजेंट, अब रिजेंटमेंट बढ़ने लगा था कि हमें नहीं मानना, हमें फिर से रिचुअल्स फॉलो करनी है, हमें वर्ण सिस्टम में बिलीव करना है, भगवान इस तरीके से होते हैं, भगवानों की कहानी। इस समय बहुत सारी जो है पुराण वगैरह लिखे गए थे। ठीक है, तो और इम्पीटस बढ़ता है स्टोरी से, और इंस्पिरेशन आता है कि हाँ हमारे भगवान इस तरीके के हुआ करते थे, और ये जो प्रेजेंट रिलीजन जो चल रहा है ये सही नहीं है, हमें बदलना चाहिए। और जो पुष्यमित्र शुंग है जो आते हैं, ही वॉज अ ब्राह्मण। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट ब्राह्मण किंग ऑफ इंडिया। तो वहां से इस वजह से जो नॉन वायलेंस और धम्म का जो प्रचार था और ये सब था, एनिमल सेक्रीफाइस बंद कर देने की जो बात थी, ये सब चीजें ब्राह्मणिकल कल्चर को पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि ये सारी चीजें जब धम्म वगैरह ये सब हट जाए, वैदिक प्रैक्टिसेस शुरू हो, रिचुअल्स शुरू हो, फिर से यज्ञ हो, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हो, ये चाहते थे वो। तो अशोकास पॉलिसी जो थी वो प्रमोट करती नॉन वायलेंस, धम्म, रिस्ट्रिक्शन ऑन एनिमल सेक्रीफाइसेस। इसका इम्पैक्ट क्या होता है ब्राह्मणिकल ग्रुप्स पे? ये डिस्प्लीज कर देते हैं ब्राह्मण्स को कि आप ये सब हमें जो हमारे कल्चर में है वो आप हमें करने नहीं दे रहे हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन अमंग सर्टेन ब्राह्मणिकल ग्रुप्स एंड सपोर्ट फॉर इमर्जिंग रीजनल पावर्स। बहुत सारे ऐसे राजा आए बाद में। शुंगास के बाद कानवास भी है। कानवास वर आल्सो फ्रॉम ब्राह्मण क्लैन। हमने याद है मंडल 8 की बात करी थी ऋग्वेद में, मंडल 8 जो कैनवा क्लैन ने लिखा था। तो कैनवा एम्पायर जो डायनेस्टी है, इट केम फ्रॉम दैट कैनवा क्लैन। ब्राह्मणिकली थे वो लोग भी, और उन लोगों ने भी फिर इसी को प्रचार किया आगे। फिर आगे जाके हम देखते हैं शशांक आते हैं। शशांक वॉज अ डिवोट ऑफ शिव, तो उन्होंने बोधि ट्री को ही आग लगवा दी थी, बोधि ट्री ही कटवा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके के हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेटर ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज, शुंग, सतवाहन। सतवाहन वर ऑल्सो, जो साउथ में सत्यपुत्र थे आपके केरला से जो इमोज, दे वर ऑल्सो ब्राह्मण्स, ऑफन एसोसिएटेड विद ब्राह्मण रिवाइवल। अब हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट इस चीज का ये है कि मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, इतना डिफरेंसेस नहीं था ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट रिलीजन के बीच, इतना टग ऑफ वॉर नहीं चल रहा था। पर ये बोलते हैं कि जैसे जो रिएक्शन आया, सम कंसिडर इट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। उस रिएक्शन का जो है ये चेंज में, पॉलिटी के चेंज में, मौर्यंस से जो है फिर से डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म जो इंडिया में हुआ वो, और उसी के साथ साथ जो नया जो इम्पीटस मिला वर्ण सिस्टम को, और जो आप बोलेंगे जो हिंदू मान्यताएं हैं जो आज के टाइम में भी प्रेवलेंट है, जो हिंदू मान्यताएं फिर से शुरू हुई, उसको एक बहुत बड़ा इससे सपोर्ट मिला। अदर बिलीव्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस वर मोर सिग्निफिकेंट।
तो ब्राह्मणिज्म का ये कुछ लोग बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट था, जो ये रिजेंटमेंट था, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो इश्यूज हो रहे थे जैसे रेवेन्यू नहीं मिल रहा था और मिलिट्री और जो सक्सेसर्स थे जो वीक थे, वो एक बड़ा इशू था। तो इस तरीके का ये एक डिबेट है, ये टग ऑफ वॉर चलता है दो टाइप के हिस्टोरियंस के बीच, और दोनों ही सही है और दोनों ही गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारी हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है चलते चलते आगे तक आते आते। अब हमारा यूएसपी है जो समथिंग एक्स्ट्रा, उसकी बात कर लेते हैं। तो याद है हमने जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने तीर्थास की बात करी थी, ठीक है। तीर्थास जो है आपके, ये 18 तीर्थास हाई ऑफिशियल्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, एंड दे फॉर्म द कोर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये है आपके तीर्थास की लिस्ट है। मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ एडवाइजर, पुरोहित, चीफ प्रीस्ट, सेनापति, युवराज, द्वारिका, चीफ ऑफ पैलेस गेट्स, अंतर्वामशिका, ठीक है, या अंतपुराध्यक्षा, दोनों बोल सकते हैं इसको, पराशस्ता, संहारता, अनिधत्ता, ये हमने बात करी थी रेवेन्यू में। फिर परदेश या परदेष्ठा, नायक, पौरा, व्यवहारिका, चीफ जज, ठीक है, नगर व्यवहारिका की बात करी थी हमने, कर्मंटिका, फिर मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, सारी बातें हम कर चुके हैं, जो नहीं है उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक हमने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब कौटिल्य थे तो वो एक थ्योरी लेकर आए थे गवर्नेंस की, जिसे हम कहते हैं सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो आपका स्टेट है वो एक बॉडी की तरह है, और वो उस बॉडी के शरीर के कुछ हिस्से होते हैं जो 7 महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो स्टेट को चलाने के लिए। सम कंपोज 7 इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स और लिम्स कॉल्ड अंगास। तो सप्तांग 7 अंगों की एक थ्योरी है। तो सप्तांग क्या है? पहला है स्वामी, जो वो होता है राजा, फिर अमात्य मंत्री उसके, जनपद जो आपकी टेरिटरी है और आपकी जो पॉपुलेशन है उस एरिया की वो, दुर्ग जो आपका महल है, किला है जिसे कोई ब्रीच नहीं कर सकता, किले का मतलब वो होता है जहां पे कोई बिना परमिशन के नहीं आ सकता, दैट्स अ फोर्ट और अ किला। कोष जो आपकी ट्रेजरी है, आपके पास कितना पैसा है, कितने रिसोर्सेस है, आप किस रिसोर्स को कितनी जल्दी खर्च कर सकते हो, ये हो गया। और दंड, आपको जो आपके लोग हैं, खुद के लोग और जो बाहर के लोग हैं जो आप पे अटैक करना चाहते हैं या आपको परेशान करना चाहते हैं, उनको आप कैसे डिटर करते हो कि वो ये सब ना करे, गलत काम ना करे और कोशिश ना करे आप पे अटैक करने की। ठीक है, तो कितने होगा? 6 होगा। एक और होगा, एक है मित्र, एलाय, आपका दोस्त कौन है? अब जैसे संधि करी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ, तो ही बिकेम हिज फ्रेंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वहां से अगर कुछ अटैक होने वाला है, मान लीजिए और कोई एम्पायर अटैक करता है सपोज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो पहले वो सेल्यूकस को फेस करेगा, उसको फेस करने के बाद ही वो मौर्यन एम्पायर की तरफ आगे आ पाएगा। तो इस तरीके से एलाय भी बनाए उन्होंने। ऑलराइट, 7 सोर्सेज ऑफ स्टेट स्ट्रेंथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, ये वाला है आपका। तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, एफिशिएंट टैक्सेशन होना चाहिए, ये यानी कौटिल्य ये बातें बोलते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि एक स्टेट अच्छे से चल सके। ट्रेजरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होना चाहिए, माइनिंग के लिए रिसोर्सेज जो है आपके टेरिटरी में वो अच्छे होने चाहिए, लेबर सप्लाई होनी चाहिए एबंडेंस में, और ट्रांसपोर्ट रूट होते जो है आपके वो सेफ होने चाहिए। ये सारी चीजें मदद करती हैं एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेट बनाने में। This is why the Mauryan Empire developed one of the most centralized and regulated economies in the ancient world, comparable to contemporary Persian and Hellenistic empires. Alright guys, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो 27 आपके अध्यक्ष थे। यू रिमेंबर के कुछ इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे हम, कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेक्टर्स हुआ करते थे और हर सेक्टर का एक आपका अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो वो अध्यक्ष की पूरी लिस्ट यहाँ पे है। मैंने सीता अध्यक्ष का एक एग्जाम्पल दिया था वहां पे, बाकी और इसमें मिल जाएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, ये भी अर्थशास्त्र में लिखा है, अध्यक्षs were departmental heads responsible for regulating different stores of the economy, sectors of the economy like trade, industry, agriculture, okay, and state control activities. The Arthashastra devotes a large section to the activities of superintendents. उसमें पूरे के पूरे ये सारे के सारे 27 लोग मेंशन्ड है। क्या क्या है? सीता अध्यक्ष एग्रीकल्चर, फिर पानी अध्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स, शुल्क अध्यक्ष कस्टम्स एंड टोल कलेक्शन, आकार अध्यक्ष माइंस, लवणाध्यक्ष आपका हो जाएगा सॉल्ट, स्वर्ण अध्यक्ष गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल, लोह अध्यक्ष आयरन, पौतावाध्यक्ष वेट्स एंड मेजर्स,
मुद्राध्यक्ष सील्स पासपोर्ट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, नवाध्यक्ष शिपिंग एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, पाटन अध्यक्ष पोर्ट्स एंड हार्बर्स, सूराध्यक्ष लीकर एंड एक्साइज। आप ना ये सारी चीजें, अगर आपको बेसिक हिंदी की नॉलेज है तो आप आराम से ये चीजें बता सकते हो कौन किसका हेड होगा। जैसे लवण का मतलब होता है नमक, तो लवण अध्यक्ष सॉल्ट डिपार्टमेंट, ओके। मुद्रा अध्यक्ष जो सील्स वगैरह होते हैं उसे मुद्रा कहा जाता है, तो मुद्रा अध्यक्ष हो गया आपका पासपोर्ट सील्स वगैरह वाला, ठीक है। नवाध्यक्ष पानी से रिलेटेड होगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इससे हर बहुत सारे तरीके के, आयुधगारा अध्यक्ष ये हमने बात करी थी, ठीक है। कोष्ठगारा अध्यक्ष स्टेट ग्रेनरीज वेयर हाउसेस, सूत्राध्यक्ष स्पिनिंग एंड वीविंग, सूत्र मतलब धागा। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे भी कुछ हस्त अध्यक्ष हाथी के लिए हो गया, ठीक है। गोध अध्यक्ष कैटल के लिए हो गया, गाय के लिए, ठीक है। फिर आपका पान्यगारा अध्यक्ष स्टेट ट्रेडिंग हाउसेस। तो इस तरीके से ये 27 अध्यक्षों के पूरे नाम है। क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दिस अध्यक्ष was responsible for which department in the Mauryan Empire? नाम और डिपार्टमेंट के नाम, खत्म। क्वेश्चन आ गया, हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है ये रिलेटेड फील्ड्स है, ये इसमें जो है आपके सारे इन अध्यक्षों को किस सेक्टर में कौन कौन था डायरेक्ट सेक्टर वाइज लिखा गया। जैसे एग्रीकल्चर में सीता अध्यक्ष हो गए, ट्रेड में कौन से इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे वो लिखे हैं, माइनिंग में कौन से थे इंपॉर्टेंट अध्यक्ष वो लिखे। तो ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया है कि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू सपोज एनिमल, तो उनमें से ये 3 नाम तो होंगे, ठीक है, क्योंकि हस्त अश्व गोधय आप समझ गए, मान लीजिए एक नाम होगा एक्स्ट्रा, वो नाम को आपको टिक करना है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मेट में दे दिया है। अब हम बात करेंगे कुछ जो पिलर्स हमने ऊपर डिस्कस करते हैं आर्ट एंड कल्चर में, उन्हीं की बात करेंगे हम कि कहाँ पे क्या मिला है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेजर अशोकन जो मौर्यन अशोकन पिलर्स है उनकी साइट्स देखेंगे, कौन सा कैपिटल बना है और उसके की फीचर्स क्या है। सारनाथ ये यूपी में है आपका। 4 लायंस हमको पता ही है, इंडिया का नेशनल एम्बलम है। ये एक माइनर पिलर एडिक्ट भी है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी है, अशोका ने अपनी बातें बताई भी है। तो इसके ऊपर से हमें नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया मिलता है, और अशोक चक्र जो होता है वो यही है, इसका जो नीचे पार्ट है। यही आपका अशोक चक्र है, ठीक है, ये ऑलराइट। फिर आता है सांची पिलर, ये भी मैंने आपको दिखाया था ऊपर। इसमें 4 लॉयंस है, डैमेज हो गए लेकिन बेचारे सब, है ना, समय के साथ। ये शिशम है, शिश्म एडिक्ट, ये एक तरीके का पत्थर होता है, उसके ऊपर छोटा शिश्म मतलब छोटा हो गया, वो एडिक्ट है। सिमिलर टू सारनाथ कैपिटल एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। फिर एक रामपुर है, बुल कैपिटल, वेस्ट चंपारण बिहार में है, ये रामपुर बुल है इसके ऊपर, ठीक है। कोई मेजर इंस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक कैपिटल है, पिलर के ऊपर एक कैपिटल खड़ा था, और इस पे जेबू बुल बना हुआ है ना। और पर्शियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस शो करता है ये कुछ तरीके से, जो इसका एबाकस है वो थोड़ा सा पर्शियन आर्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। फिर रामपुर में ही लायन कैपिटल है, वो भी हमने देखा था। ये भी वेस्ट चंपारण बिहार, लॉयन। मेजर पिलर एडिक्ट लिखा है इस पे 1 और 6, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि मेजर पिलर एडिक्ट इंस्क्राइब्ड है इस वाले जो आपका पिलर था, जिस पिलर के ऊपर खड़ा था उसके ऊपर एक मेजर पिलर एडिक्ट है। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड इंस्क्राइब्ड पिलर्स। लौरिया नंदनगढ़, वेस्ट चंपारण बिहार, लॉयन बना है इसके ऊपर भी, ये भी एक मेजर पिलर एडिक्ट है, ठीक है। मोनोलिथिक पॉलिश सैंडस्टोन पिलर, और लॉयन कैपिटल विद गीस ऑन एबाकस, ठीक है, बतख बनी है इसके ऊपर एक जगह पे एबाकस पे। लौरिया अराराज, ये ईस्ट चंपारण है, डिस्ट्रिक्ट बिहार का, इसका कैपिटल जो है वो खो चुका है, कैपिटल नहीं पता है इसका क्या है, लेकिन पिलर मिला है, तो मेजर पिलर एडिक्ट है ये भी, इसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शंस है। वेल प्रिजर्व शाफ्ट ओरिजिनली क्राउंड बाय एन एनिमल कैपिटल, एनिमल कैपिटल होगा लेकिन वो एनिमल कैपिटल खत्म हो गया अब समय के साथ। संकिसा पिलर उत्तर प्रदेश में है, ये भी एलिफेंट बना था, ये अकेला एलिफेंट पिलर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। इसके ऊपर कोई मेजर एडिक्ट नहीं है। ओनली अशोकन पिलर विद एलिफेंट कैपिटल एसोसिएटेड विद बुधास डिसेंट फ्रॉम हेवन, यानी जो बर्थ है बुधा का ये शो करता है ये एलिफेंट कैपिटल आपका। इलाहाबाद प्रयागराज पिलर ओरिजिनली कौशाम्बी में था ये, उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया इलाहाबाद में, तो ये यूपी में, ठीक है।
कैपिटल नहीं बचा है इसका। ये भी एक मेजर पिलर एडिक्ट है, इसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शन है आपके। कैरीज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, समुद्रगुप्त, जहांगीर, नोन एज अ 3 एम्परर पिलर। हम आगे डिस्कस करेंगे कि समुद्रगुप्त का जब हम गुप्ता पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनकी प्रशस्ति है, इसे इलाहाबाद पिलर यानी इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। और उसमें 3 राजा आप देख रहे हैं कि किस अलग अलग काल में, अशोक हो गए, उनके 300 साल के बाद आपके समुद्रगुप्त हो गए, और उनके 800 साल के बाद आपके जहांगीर हो गए। इन सब की उस पे बातें लिखी हुई हैं अपनी अपनी भाषाओं में। इन्होंने अपना लिखा हुआ है, अशोका ने ब्राह्मी में, इन्होंने नगरी स्क्रिप्ट में लिखा है, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखा गया है समुद्रगुप्त का, ठीक है, हरिसेना ने कंपोज किया था। और फिर जहांगीर, जहांगीर ने लिखवाया गया है, जहांगीर द्वारा भी वो लिखा गया है आपका तुर्की में। वैशाली पिलर, ठीक है, बिहार में है, ये सिंगल लायन कैपिटल है। ये भी जो हमने सबसे ऊपर देखा था वो वैशाली पिलर था आपका। दिखा देता हूं मैं एक बार, ये आपका वैशाली पिलर है, ठीक है, इस तरीके का लॉयन कैपिटल है आपका। इसके ऊपर कोई मेजर पिलर रेट नहीं है, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। नियर बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ वैशाली, हाईली पॉलिश मोनोलिथिक पिलर है। रुमनदेई लुम्बिनी पिलर नेपाल में, इसका कैपिटल खत्म हो चुका है, यहाँ पे प्रोबेबली एक हॉर्स कैपिटल था, ठीक है, प्रोबेबली एक हॉर्स कैपिटल हुआ करता था यहाँ पे। जिस तरीके से यानी जो कुछ पैर वैर बचे हैं उस कैपिटल के, तो उससे समझ में आता है कि हॉर्स होगा। हॉर्स दिखाता है रिनंसिएशन, जब परित्याग कर दिया बुद्ध ने अपने घर का, वो दिखाता है। तो ये वाला पिलर जो था वहां पे स्टैब्लिश था। लुम्बिनी एडिक्ट कहते हैं इसको, और जो लुम्बिनी में जो एडिक्ट है वो लिखा गया है इसके ऊपर, मार्क्स बुद्धास बर्थ प्लेस, रिकॉर्ड्स ऑफ अशोकास पिलग्रिमेज। इसी के ऊपर लिखा गया है कि अशोका जो है यहाँ पे आए थे, उन्होंने इतना जगह दान करी, और ये एक्सेप्ट किया कि लुम्बिनी ही बुद्ध का जन्म स्थान है। निगाली सागर पिलर नेपाल में है, ये भी, इसका भी कैपिटल खो चुका है, कैपिटल लॉस्ट। निगाली सागर एडिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड्स इनलार्जमेंट ऑफ स्तूपा बाय ऑफ बुद्धा कणक मुनि, बुद्धा का कणक मुनि एक रूप है, अशोका ने बोला था कि इस स्तूप का विस्तार यानी इसका विस्तार करिए, तो विस्तार करवाया गया, तो उसका रिकॉर्ड है यहाँ पे। फिर तोपारा पिलर दिल्ली में है ये आपका, ओरिजिनली हरियाणा में था, अब दिल्ली में महरौली पहुंच गया है, ठीक है, कैपिटल नहीं बचा है इसका। मेजर पिलर एडिक्ट है ये भी, ट्रांसपोर्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक, नाउ फिरोज शाह कोटला। अगर आपको याद होगा मैंने 2 बातें कही थी। एक मैंने बात करी थी जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो हमारा पहला टॉपिक था, पहला लेक्चर था, उसी में मैंने बात करी थी कि फिरोज शाह तुगलक 2 पिलर्स को उठा के ले आए थे। एक हरियाणा से लाए थे दिल्ली, और एक मध्य प्रदेश से ले आए थे, उदयगिरी जो था, उदयगिरी में एक पिलर था वो। ये दोनों पिलर लेके गए थे ये महरौली में, फिरोज शाह कोटला में। वहां पे जाके एक पिलर बचा, एक पिलर वहां भी खत्म हो गया, जो एमपी वाला था वो खत्म हो गया, हरियाणा वाला बचा हुआ है, ये वो पिलर है, ठीक है, तोपारा पिलर। एक है मेरठ पिलर, ओरिजिनली मेरठ, नाउ इन दिल्ली, ये भी वहीं पहुंच गया दिल्ली में, कैपिटल नहीं है। मेजर पिलर एडिक्ट, शिफ्टेड टू दिल्ली बाय इन द तुगलक पीरियड। वो लोग बड़े फैंटेसाइज करते थे कि ये है क्या यार, इसके ऊपर लिखा क्या है, अलग लग रहा है थोड़ा, ले चलो, अच्छा लगेगा महल में। तो फिरोज शाह कोटला जो उनका महल था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया थी, जो सिटी बनवाई थी फिरोज शाह कोटला, वो वहां ले गए थे उसे। ये हो गया। अब हम एक चीज पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि कंपैरिजन आता है कि मौर्य में और एक्मेनाइड जो आपका पर्शियन पिलर्स है, ईरानियन पिलर, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है, और किस तरीके से वो अलग होते हैं एक दूसरे से। तो पहले हम बात कर लेते हैं मटेरियल की। तो ये सिंगल ब्लॉक ऑफ चूना सैंडस्टोन, जो मॉरियन पिलर हुआ करते थे, सिंगल ब्लॉक होता है, उसके ऊपर अच्छे से पॉलिश करते थे। और ये रहता था जो आपके ईरानियन पिलर है, ये बहुत सारे टुकड़ों से बनता था, ठीक है, और जिनको जोड़ दिया जाता था। स्ट्रक्चर मोनोलिथिक, वन पीस शाफ्ट, कंपोजिट, मल्टीपल सेगमेंट होते थे यहाँ पे। सरफेस फिनिश मिरर लाइक, और यहाँ पे ये फ्लूटेड होती थी, यानी बहुत छेद वगैरह है या डिजाइन में थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वो चलता था यहाँ पे। शाफ्ट प्लेन स्मूथ सर्कुलर फ्लूटेड ग्रूव्ड, ग्रूव्स वगैरह बने होते थे। लोकेशन फ्री स्टैंडिंग थ्रू आउट द एम्पायर, और ये मेनली पैलेस के अंदर होते थे। किसी भी अच्छी जगह पे जहाँ पे लोगों को कुछ बताना है, वहां पे मान लीजिए पिलर खड़ा करके उसी के ऊपर इंस्क्रिप्शन कर दिया, तो ये इस तरीके के होते थे मॉरियन पिलर्स। और ये जो होते थे ये महलों की शोभा बढ़ाने के लिए जो ईरानियन
पिलर्स बनाए जाते थे। पर्पस क्या था? एडिक्ट्स, धम्म प्रोपोगेशन, रॉयल अथॉरिटी, ये इनका पर्पस था। ईरानियन जो पिलर्स उनका क्या था? आर्किटेक्चरल सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग, जो सपोर्ट देने के लिए वो होते थे। इंस्क्रिप्शंस, एक्सटेंसिव इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें मॉडर्न पिलर्स पर, लेकिन जो आपके ये वाले हैं ईरानी पिलर्स हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे नहीं है, पर्टिकुलरली कोई मैसेज पब्लिक के लिए नहीं है। कैपिटल फिगर्स हुआ करते थे ईरानियन इंडियन जो है मॉडर्न पिलर्स पे, जो हमने लॉयन कैपिटल, बुल कैपिटल वगैरह देखा, यहाँ पे भी होते थे। यहाँ पे डबल हेडेड बुल्स, ग्रिफिन्स, मिथिकल एनिमल्स इनके होते थे। सिंबॉलिज्म, मॉरल अथॉरिटी एंड धम्मा, मॉडर्न जो पिलर्स है वो ये शो करते थे। जहाँ पे कैपिटल है यहाँ तक धम्म फैला हुआ है अशोका का। ये क्या शो करते थे ईरानी पिलर्स? रॉयल पावर एंड इंपीरियल ग्रैंडोर, शोभा, जो है एक महल की शोभा किस तरह से होती है, बहुत अच्छा दिख रहा है वगैरह वगैरह, उस तरीके का शो करते थे जो पर्शियन थे आपके। कंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंट मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चरल पिलर्स, वही वाली जो बात ऊपर करी हमने वही सेम। सिमिलैरिटीज भी थी कुछ, क्या? स्टोन आर्किटेक्चर दोनों तरफ होता था, ठीक है, तो दोनों तरफ स्टोन आर्किटेक्चर ही हुआ। एनिमल कैपिटल हमने दोनों तरफ देखे, ठीक है। पॉलिश फिनिश मोस्टली हमने इंडियन साइड ज्यादा देखी, लेकिन वहां पे भी फ्लूटेड जो है डिजाइन बनाने के बाद उसे भी पॉलिश थोड़ा बहुत किया जाता था, कुछ कुछ जगहों पे मिला है। इंपीरियल आर्ट जो है दोनों ही, ये है रॉयल आर्ट होती थी, ये स्पॉन्सर्ड होती थी स्टेट के द्वारा, एक इंडिविजुअल आदमी नहीं बनवा सकता था ये, उसकी इतनी हैसियत भी नहीं होती थी ना, उसके पास इतने रिसोर्सेज होते थे। तो ये इसकी सिमिलैरिटीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केव्स पढ़ लेते हैं हम, जो हमने केव्स की बात करी थी, ठीक है। अब केव्स में आपके जो है, जो इंपॉर्टेंट केव्स हैं आपकी, वो है दो ग्रुप है, एक आपका है बाराबार केव ग्रुप और एक है आपका नागार्जुनी। दोनों ही जहानाबाद बिहार में है, और दोनों ही ग्रुप आजीविकास को समर्पित है। तो आप बिल्कुल श्योर रहिए कि कुछ कुछ आंसर बिल्कुल सही जाएंगे आपके, कि बिहार में ही है और आजीविकास के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के चार है आपके, ये आपके बाराबार के हैं, और ये नीचे के तीन हैं ये आपके नागार्जुनी हैं। सबसे पहले आपका आता सुदामा केव, ठीक है। तो इसके अशोका ने बनवाया था अपने 12वें साल में, यानी जो 12वां साल था इनका राज करने का तब बनवाया, यानी इसका पेट्रोनाइज किया था, नॉट बनवाया था, पेट्रोनाइज किया था। यहाँ पे बिंदुसार होना चाहिए वैसे। 12वें साल ने इन्हें डोनेट कर दिया था इसे आजीविकास को। तो इसमें क्या है? सर्कुलर इनर चेम्बर है कनेक्टेड टू रेक्टेंगुलर हॉल, हाईली पॉलिश इंटीरियर, ओल्डेस्ट डेटेड रॉक कट केव इन इंडिया, ठीक है। तो लोमस ऋषि केव हो गया, ये भी अशोकन पीरियड में बना, आजीविकास के लिए ही है, ठीक है। फेमस हॉर्स शू शेप चेतिया आर्च एंट्रेंस, अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ चेटिया विंडो मोटिव, ये हमने ऊपर देखा था, ये वाला ही जो हमने एग्जांपल देखा था, ये लोमस ऋषि है ये, ठीक है। हॉर्स शू शेप्ड है, ये देख रहे हैं आप, वही वाला शेप की बात हुई है यहाँ पे। प्रोटोटाइप ऑफ लेटर बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर, जो बाद में जो आर्किटेक्चर आया वो इसी को देख के प्रभावित हुआ और इसी की तरह से बना। फिर कर्ण चौपार, ये अशोका ने अपने जो राज के 19वें साल में इसे बनवाया था, ये आजीविकास के लिए ही था ये भी, ठीक है। एंड सिंगल रेक्टेंगुलर चेंबर विद मॉरियन पॉलिश, अशोकन डेडिकेटरी इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट, यानी अशोक ये डेडिकेट कर रहे हैं आजीविकास को, ऐसा लिखा हुआ है इस केव के अंदर। और फिर है आपकी विश्वकर्मा केव, ये मौर्यन पीरियड में बनी थी। इस किसने बनवाया? नॉट सो श्योर कि भी अशोका के बाद और राजा है, शायद उनने किसी ने बनवाया, कुणाल भी हो सकते हैं, दशरथ भी हो सकते हैं, आइडिया नहीं है इसका। ये आजीविकास को ही समर्पित है। रॉक कट केव विद पॉलिश इंटीरियर, पार्ट ऑफ 12 केव कॉम्प्लेक्स, इसलिए यहाँ पे नोटेड है। उसके बाद आपका आता है गोपी या गोपिका केव, इसे दशरथ मौर्य ने बनवाया था। अब याद रखिएगा, अगर 12 केव्स है एसोसिएटेड विद अशोका मोस्टली, ठीक है। अशोका या जो स्टार्टिंग में सिर्फ एक है आपकी जो सुदामा केव है, इट इज एसोसिएटेड विद बिंदुसार, कंस्ट्रक्शन है उसका, बाकी इट इज टोटली एसोसिएटेड विद अशोका। लेकिन जो बाद में आपकी नागार्जुनी केव्स बनी, इट इज एसोसिएटेड विद दशरथ, ठीक है। दशरथ मौर्य जो थे राजा, उनसे एसोसिएटेड है। तो गोपिका केव्स ये भी आजीविका के लिए ही है। लॉन्ग टनल लाइक चेंबर, पॉलिश ग्रेनाइट सरफेस, ठीक है, नागार्जुनी हिल्स में है, ये दोनों आसपास में ही है। फिर वापिया केव्स, यही दशरथ मौर्य ने बनवाई थी। केव इंस्क्रिप्शन है इसमें दशरथ का।
और ये भी उसी का पार्ट है। और वधातिका केव्स, ये भी दशरथ मौर्य आजीविकास के लिए, डेडिकेटेड टू आजीविकास बाय दशरथ, ये डेडिकेशन भी यानी उसका इंस्क्रिप्शन यहाँ मिलता है कि डेडिकेट किया गया है वधातिका केव्स को। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल टर्म्स है, इसकी एक लिस्ट है पूरी की पूरी, और ये हेडिंग वाइज है, यानी जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से और इंपॉर्टेंट आपके ऑफिसर्स हैं, टर्म्स है, वो रेवेन्यू टैक्सेशन के कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या है, अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या है, जो हमने टेबल्स भी देखे थे पिछले लेक्चर में, यहाँ पे भी हमने देखे, पर ये और आपको एक वन शॉट रिवीजन के लिए मैंने यहाँ रखे हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस सिस्टम में हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, हमने तिक्शन, तपासा ये डिस्कस नहीं किया था, तो ये इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। फिर जुडिशियल टर्म से कुछ धर्मसाथिया, ठीक है, तो धर्मसाथिया एक कॉन्सेप्ट होता है, कंटक शोधन, तो इस तरीके से ये कुछ कंटक शोधन एक क्वेश्चन था, यूपीएससी पूछ चुका है ये, ठीक है, पूछ चुका है, लेजिट पूछ चुका है, कंटक शोधन क्या होता है पूछा था सीधा सीधा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से और क्या क्या करते थे, धम्म यात्रा, धम्म विजय क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और फिर आपका महामात्र किस, स्त्री अध्यक्ष महामात्रा हो गया आपका, एक अंत महामात्रा हो गया, ये सब बातें हुई है। फिर एग्रीकल्चर सेतु क्या होता है, सुदर्शन लेक के बारे में कुछ लिखा हुआ है। फॉरेन रिलेशंस थे जो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मेंशन्ड है यहाँ पे, तो ये आप कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ हमारा मौर्यन एम्पायर वाला पूरा पार्ट जो हमने 4 लेक्चर लगे हमें पूरा खत्म करने के लिए, वो पूरा पार्ट खत्म होता है यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, खत्म करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था। ये सबसे बड़ा चंक है आपकी हिस्ट्री का। इसके बाद एक और चंक आता है उसमें, जिसमें हम बाकी की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, बेसिकली जो एंशिएंट की जो बाकी की आपकी डायनेस्टीज आई वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इतनी ज्यादा उसमें लोड नहीं है, क्योंकि हम उसमें छोटी चीजें एक एक साथ लेके डिस्कस करेंगे। जैसे अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा पोस्ट मॉरियन एज रहेगा। पोस्ट मॉरियन एज के बाद एक टॉपिक आएगा हमारा गुप्ता एज। तो जो हम पोस्ट मॉरियन एज की बात करेंगे उसमें हम 2 टाइप के नए रूल्स देखेंगे, जो नए किंगडम्स आए, एक इंडिजिनस किंगडम है और एक फॉरेन किंगडम है। 8 किंगडम है हमारे हाथ में टोटल। 8 किंगडमों में से शुंग, कण्व, सातवाहन और इक्ष्वाकु, ये 4 किंगडम जो है ये आपके इंडियन के हैं। उसके बाद आपके 4 फॉरेन है, जो कि है इंडो ग्रीक्स, उसके बाद आपके आते हैं साकास, उसके बाद आते हैं पार्थियंस, और उसके बाद आते हैं आपके कुशंस। तो ये टोटल 8 है। हम हर लेक्चर में ट्राई करेंगे कि 1 या 2, ठीक है, यानी साइज के हिसाब से, जो मेरे नोट्स है उसके साइज के हिसाब से। सतवाहन को मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर दूंगा सतवाहन को, बाकी सब जो जिस तरीके से एडजस्ट हो जाए उस हिसाब से हम वो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। सतवाहन को मुझे एक इंडिविजुअल लेक्चर देना पड़ेगा बस। तो ये मुझे बात करनी थी, यहाँ तक हमने आपका मौर्यन तक खत्म करवा दिया है। एंड आई विश and I hope that you will download all these notes from my Telegram channel @pkpado and subscribe to this YouTube channel। आप खुद देख रहे हैं मेरी मेहनत कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप भी उसी तरह मेहनत करिए, और तुरंत के तुरंत जितने जल्दी हो सके आप ये सारा का सारा टॉपिक खत्म कीजिए। ऑलराइट गाइस, ये सारा टॉपिक आपको खत्म करने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं ये कि आप ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से खत्म करें। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। मैंने कोशिश करी कि इंडिविजुअली भी आपको समझाऊं मैं सारे टॉपिक्स, और बस अब मैं ये चाहता हूं कि आप सारे वीडियोस देखें। आप अपना पूरा जो एंशिएंट का बेस है वो किसी कोचिंग के इस पे ना टिका के रखें, और वन शॉट आप खुद इमेजिन करिए जब मुझे इतना समय लग रहा है, जबकि मैं सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ा रहा हूँ आपको। वन शॉट वाले जो आते हैं कि हम 12 घंटे में पूरा, या हम 5 घंटे में पूरा एंशिएंट इंडिया पढ़ा देंगे, आप वो आपको कैसे कैसे कैटर करेंगे बताइए आप मुझे। इस चीज को क्या है, समझने में टाइम देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने इसे एक बार समझ लिया, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने उसको एक बार समझ लिया तो अब ये कहानी बन जाता है। अब मुझे ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है ना कि भाई किसके बाद कौन सा राजा आया, ये या कौन सी केव किसने बनाई, या कौन सा केव किसने किसको डेडिकेट किया, या सारनाथ कैपिटल में जो है उसका जो कंपोनेंट्स है, कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या होता है। मुझे ये बात याद करने की जरूरत थोड़ी है।
मैंने एक बार कहानी की तरह उसको अच्छे से समझ लिया। जब मुझे कहीं डाउट हुआ तो मैंने उसको एक बार जाके फिर से चेक कर लिया और मेरा हो गया काम। कहानी की तरह जो है हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने के हिसाब से, रट्टा मारने के हिसाब से पढ़ लेंगे बस, तो ये बात इतने ईज़िली पूरी कवर नहीं हो पाएगी, तब बहुत टफ हो जाता है। ओके? सो गाइस, दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू, दैट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, सो दैट मैं अगर कुछ और नई चीज़ लाता हूँ तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिले और ये इतना साहस मिले कि भैया हाँ, सामने वाला एटलीस्ट एप्रिशिएट तो कर रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसको। तो बस मैं ये चाहता हूँ आपसे। ऑलराइट, और आप डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करके देखिए, पढ़िए इसको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर फायदा नहीं हुआ और आपने के टेस्ट वगैरह में नंबर अच्छे नहीं आए तो आप फिर बताइएगा मुझे। आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री मुझसे पढ़ते हैं। ये बात तो मैं बता सकता हूँ। और जो एवरेज टीचर हैं आपके आसपास में जो है और जो पढ़ा भी रहे हैं कोचिंग में, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, they are very good, no doubt about it, but probably I am better at some places, that I am pretty sure. ये कॉन्फिडेंस इतना तभी आता है जब आपको पता हो कि आपने कितनी मेहनत करी थी जब आप खुद पढ़ रहे थे और अब आप कितनी मेहनत कर सकते हैं आगे जाके। तो इसलिए ये बात है यहाँ पे। So that's it guys. Next time, in the next lecture, we will discuss about the initiation of Shunga clan after the Mauryan clan as well as the Kanwa clan. I will also try to put in the Ishkuwaku clan in it, although the Ishkuwaku clan came after Satvans, but since it is not very relevant for exam point of view, but I need to teach that, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको शुंग, कन्व और इश्कवाकू आपको एक साथ पढ़ा दूं और सतवाहन का उसके बाद में एक अलग से लेक्चर लूं। ऑलराइट गाइस, तो टिल देन मस्त रहो, पी के पढ़ो और खुश रहो और बिल्कुल टेंशन मत लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।